हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम इंडिया का जो सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है उस शेयर का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस बैंक में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, अब उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम जो कोई भी नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप जल्दी उस वीडियो को देख पाओगे। तो HDFC बैंक, जी हाँ दोस्तों, ये है इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक। हाँ, HDFC बैंक लिमिटेड जो बैंक है ये बहुत तरीके की बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। अभी कौन सी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है इतना मैं ब्रीफ में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर बैंक एक ही काम करता है। और मैंने आज सुबह नहीं, दिन को पंजाब नेशनल बैंक का वीडियो डाला है, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको पता पड़ जाएगा कि HDFC बैंक क्या काम, मतलब बैंक क्या काम करता है। क्योंकि हर बैंक का काम एक ही होता है, भले आप कोई भी बैंक का नाम लगा दो आगे। तो हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे कि इसके फंडामेंटल कैसे हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है। तो देखिए भाई साहब, ये इंडस्ट्री का पी इसका चल रहा है 30 का और ये आपको मिल रहा है 23 के पी पे। ऑल्दो ये थोड़ा एक दो दिन पुराना है मेरे ख्याल से, लेकिन अभी ये लगभग 25 26 27 के पी पे ही मिल रहा है। तो आप बोल रहे थे ना कि 1400 आ गया, 1400 आ गया, महंगा हो गया। कुछ महंगा नहीं हुआ है, इंडस्ट्री के मुकाबले अभी भी सस्ता मिल रहा है। बोल रहा हूं अभी भी ले लो। देखिए 6 लाख करोड़, लगभग 7 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम इसका बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम इसकी अगर मार्केट कैप की बात करें तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाला ये स्टॉक है। रही बात बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा बैंक के वेटेज की, तो HDFC बैंक का सबसे ज्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर कभी भी अगर बैंक निफ्टी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा तो HDFC बैंक में उसमें टॉप गेनर्स होने की अच्छी संभावनाएं रहती है। अगर मैं कंपनी के बुक वैल्यू की बात करूं तो 321 इसकी बुक वैल्यू है, और अगर प्राइस टू बुक की बात करूं तो लगभग 4 गुना इसकी प्राइस टू बुक रेशियो है। जबकि HDFC एक बहुत बड़ा डिमांडिंग स्टॉक है, हर वक्त इसने आउट परफॉर्म किया है, कभी भी अंडर परफॉर्म नहीं किया है। तो ये स्टॉक एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे अभी भी अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो थोड़ा महंगा है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें 7-8 का पीबी का रेशियो आपको जल्दी देखने को मिल सकता है आने वाले 3-4 सालों में। अगर कंपनी के डिविडेंड परसेंटेज की बात करें तो ये जो स्टॉक है ये ग्रोथ स्टॉक में से एक है। आप इस पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये स्टॉक आपको डिविडेंड देगा हर साल कैश फ्लो के बेसिस पे। इस पे आपको शेयर पे रिटर्न मिलेगा। किस पे रिटर्न मिलेगा? शेयर पे रिटर्न मिलेगा आपको इसमें। अगर कंपनी के डिविडेंड परसेंटेज, अगर डिलीवरेबल्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए डिलीवरेबल भी इसका 50% है। ऑल्दो HDFC बैंक में भी वॉलेटिलिटी खासी ज्यादा रहती है, लेकिन इसका मूवमेंट थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। तो इसीलिए ये इसकी डिलीवरी खासी ज्यादा है, 50% की डिलीवरी है, मतलब लॉन्ग टर्म में स्टॉक एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है आपको HDFC बैंक के अंदर। अब ये देखिए ये कहां पीछे रह गया था। कंपनी की टॉप लाइन देखिए भाई साहब, कंपनी की टॉप लाइन पिछले 4 सालों से लगातार कंटिन्यूसली बढ़ रही है। लेकिन एक और चीज पॉजिटिव है जो कि दूसरे बैंकों में देखने को नहीं मिलती है, वो ये है कि पिछले 4 सालों से लगातार प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो भाई साहब और क्या चाहिए? आप कितने भी बैंक खोल के देख लो, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी किसी में नजर नहीं आएगी। लोगों के 1000 करोड़ का चार्ट होता है, इसका लाख करोड़ में चार्ट है। ये देखिएगा जनाब, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, ये लाख करोड़ में इसका चार्ट है। बाकी दूसरे बैंक का 1000 करोड़ में चार्ट होता है। तो ये बैंक कितना बड़ा बैंक होगा ये सोच लीजिए आप, और कितना सस्ते रेटों में मिल रहा है। अभी भले ये रेट इसकी 1400 रुपये हो गई है, लेकिन जनाब ये शेयर एक ऐसा शेयर है जो कि अगर बैंक निफ्टी आगे चल के 60,000 होता है तो ये शेयर भी लगभग 5,000 का जरूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका कुछ और ओपिनियन भी हो सकता है और मैं गलत भी हो सकता हूं। अब इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखिए, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 26% है। और यहां पर एक और पॉजिटिव न्यूज चल के आ रही है, एक कोटक महिंद्रा वालों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है जो कि मैंने सोचा इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि कोटक महिंद्रा बैंक की जो आज भागने का कारण था वो ये कारण था कि RBI ने ये बोला है
कि 15% की जो प्रमोटर होल्डिंग होती थी प्राइवेट सेक्टर में, उसको अब 26% कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग का पहले से इश्यू चल रहा था कोटक महिंद्रा के अंदर, उनको प्रमोटर होल्डिंग कम करनी थी। लेकिन अगर आरबीआई अगर ये इसको कंफर्मेशन अगर इसको कंफर्म कर देता है कि 26% की होल्डिंग प्रमोटर की हो सकती है, तो उसके चलते क्या होगा, कोटक महिंद्रा को कोई दिक्कतें नहीं होगी, उसको कोई होल्डिंग नहीं बेचनी पड़ेगी और कोटक महिंद्रा एक रॉकेट की तरह भागेगा। रॉकेट की तरह मतलब लोगों के मतलब कपड़े नहीं, लोगों के बंगले बनेंगे उससे, ऐसा भागेगा वो कोटक महिंद्रा। अगर इसके मैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, अब मैं एचडीएफसी बैंक पे फिर से आ रहा हूं, अगर मैं इसके म्यूचुअल फंड की बात करूं तो देखिए जनाब 13% का म्यूचुअल फंड है, डीआईआई 22%, एफआईआई 37%, मतलब सबका एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इसमें किया हुआ है। और अदर पार्टीज आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर शेयर फॉर सिर्फ 13%। तो जनाब ये शेयर बहुत बढ़िया है, ऐसा मेरे को लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ये शेयर को एक हर डिप पे बाय करना जरूर बनता है। जैसे गिरे और लो, 50 रुपए गिरे और लो, ऐसे शेयर को कभी भी मत छोड़ना, ऐसा मेरा मानना। अगर मैं कंपनी की टॉप लाइन की बात करूं तो जनाब देखिए कंपनी की टॉप लाइन हर साल 23,000 करोड़ बढ़ते हुए नजर आ रही है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के परसेंटेज ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो वो दिखता हुआ नजर आ रहा है, लगभग मिनिमम 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को यहाँ पे आपको मिल रहा है। और भाई साहब अगर आप इसमें इसकी कंटिजेंसी देखोगे उसमें भी 5,000 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद भी नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी नेट प्रॉफिट की भी अगर मैं ईयर ऑन ईयर की अगर ग्रोथ की बात करूं प्रॉफिट की, तो उसमें भी 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब बैंक ना तो आउट परफॉर्म कर रहा है ना अंडर परफॉर्म कर रहा है, एक कंसिस्टेंसी एक कंपाउंड इफेक्ट से बैंक में ग्रोथ नजर आ रही है। जरा ध्यान से समझिए, देखिए 2018 में 2019 में 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, फिर वापस 19-20 में 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो इससे क्या हो रहा है, हर साल बैंक के अंदर थोड़ा थोड़ा ग्रोथ नजर आ रहा है, ना तो बैंक एकदम से बढ़ रहा है ना तो एकदम फटाक से गिर रहा है, एक अच्छा कंसिस्टेंसी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही बैंक की तलाश होती है और कंटिन्यूसली परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है हर बैंक के लिए, लेकिन ये एचडीएफसी बैंक हमेशा से करता हुआ आया है और ये आगे जाके भी करता रहेगा। हो गया ये लार्ज कैप स्टॉक, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें लार्ज कैप के बाद भी अभी भी बहुत मोमेंटम बाकी है, ऐसा मेरा मानना है। आपका कुछ और ओपिनियन भी हो सकता है और मैं गलत भी हो सकता हूं। इसीलिए अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, मेरे कहने पे कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ऐसा मैं खुद बोल रहा हूं। अगर कंपनी के अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर ऑल्दो गिरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पहले अपन ने क्या देखा ये बताओ, अर्निंग पर शेयर निकलता कैसे, कंपनी की अर्निंग पे निकलता। कंपनी की अर्निंग हर साल बढ़ती हुई नजर आ रही है, 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हर साल देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक के अंदर, लेकिन यहां पर गिरावट है। ये क्या संकेत दे रहा है, और कंपनी का जो शेयर है वो उसका ऑल टाइम है लगभग 1800 का, उससे भी लगभग 20% टूटा हुआ पड़ा है। अब इसमें दो राय ये हो गई है, मतलब जो राय वाली बात ये है इसमें कि कंपनी के शेयर मार्केट में ज्यादा हो गए हैं और डिमांड उतनी नहीं रही है अभी भी, तो इसके चलते थोड़ा एचडीएफसी बैंक में थोड़ी भयंकर गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अभी वापस इसमें डिमांड बढ़ी है एचडीएफसी बैंक की, जब से इसके रिजल्ट बढ़िया आए हैं और हर बैंकिंग सेक्टर की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसके चलते मेरे को ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वापस देखने को मिलेगा और एचडीएफसी 52 वीक हाई तो तोड़ ही चुका है, जल्दी आपको ऑल टाइम हाई तोड़ता हुआ भी नजर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूं, वापिस बोल रहा हूं। और अगर मैं कंपनी के बुक वैल्यू की बात करूं तो यहां पे देखिए कंपनी की बुक वैल्यू में भी गिरावट है। अब ये गिरावट क्यों है वो तो ऑल्दो अगर हम पूरा एक एनालिसिस करेंगे तभी पता पड़ेगा। तो इसका बुक वैल्यू का मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताता हूं। अगर कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज की मैं बात करूं, ऑल्दो इसमें भी गिरावट देखने को जरूर मिली है, लेकिन मैंने जितने भी बैंकों के शेयरों का एनालिसिस किया है उसमें किसी का भी इतना मार्जिन परसेंटेज नहीं है।
तो भाई साहब और क्या चाहिए आपको? इतना 3.5%, लगभग राउंड फिगर मान के चलो 4%, 4% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज है बैंक का। हर पब्लिक सेक्टर बैंक का 2.5% से ज्यादा का मार्जिन, इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज नहीं है। तो भाई साहब और क्या चाहिए जनाब? इसका जो बिजनेस है वो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब रिटेल लोन देता है, माइक्रो फाइनेंस लोन देता है, कॉर्पोरेट लोन देता है, मतलब इतना लोन देता है। तो मार्जिन परसेंटेज आप देखिए कितना होगा। कंपनी के डिपॉजिट करोड़ में, 20 लाख करोड़ का लगभग कंपनी का डिपॉजिट है। तो और क्या चाहिए जनाब? इतना बढ़िया बैंक इतने बढ़िया रेटों पे मिल रहा है। मैं तो कहता हूं और गिरे और लो। ऐसे बैंक को जितना गिरता हुआ नजर आ रहा है लेते रहो, ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करूं, ऑल्दो इसमें भी गिरावट नजर आई है, लेकिन ये पॉजिटिव है। बाकी मैंने जितने भी अधिकतर बैंकों की वो बनाई है वीडियो, उसके अंदर नेगेटिविटी शो हो रही है। लेकिन यहां पर एक और नेगेटिव बात आ गई है कि थोड़ा नेगेटिव के पास में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऑल्दो जब तक पॉजिटिव है, जब तक आपको भी पॉजिटिव बने हुए रहना है। अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं, तो यहां पे मैंने आपको क्या बोला, 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देखिए कंसिस्टेंसी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, कांस्टेंट है कि नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन हर साल लगभग 22% की तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यार HDFC बैंक में आपको और क्या चाहिए? एक बहुत ही बढ़िया बैंक, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ, उसके बाद में एक अच्छी खासी बैंक में एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, एक अच्छे कस्टमर बेस है इसका। तो जनाब और क्या चाहिए आपको? मतलब बैंक में सब कुछ अवेलेबल है। मतलब क्या चीज नेगेटिव है मेरे को तो अभी तक ये समझ में नहीं आया। हाँ, ऑल्दो अर्निंग पर शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली है। उसका रीजन मैंने बता दिया कि मार्केट में बाइंग खासी ज्यादा हो गई है। तो अगर बाइंग ज्यादा होगी और थोड़ी डिमांड कम हो गई थी बीच में, तो उसके चलते क्या होता है कि शेयर में अगर सप्लाई ज्यादा हो जाता है, मतलब लोग शेयर ज्यादा बेचने लग जाते हैं, और अगर उसका डिमांड उतना नहीं रहता है ना, मतलब खरीदने वाले कम होते हैं, तो उसके चलते शेयर में भयंकर गिरावट देखने को मिल जाती है। तो वैसा ही कुछ HDFC बैंक में देखने को मिला है। अगर मैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, इसमें भी कंसिस्टेंसी नजर आई है। तो भाई अब रिटर्न ऑन इक्विटी किससे निकलता है? प्रॉफिट से निकलता है। तो सीधी सी बात है कि इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। अगर मैं इसके ROC की अगर मैं बात करूं, तो ROC भी कहां पीछे हटेगा जनाब? इसमें भी लगातार कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। अगर मैं इसके रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करूं, ऑल्दो इसमें भी एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी नजर आई है। लेकिन अभी तक मैंने जितने भी बैंकों के शेयरों का एनालिसिस किया है, उसमें आप जाके देख सकते हो कि हर बैंक का एसेट परसेंटेज माइनस या 0 पॉइंट के लगभग कुछ है, और यहां पर आपको 1.5% से ऊपर में मिल रहा है। मतलब बैंक हर जगह बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और बीच में इसका वक्त खराब हो गया, तो भाई साहब अगर वक्त खराब नहीं होगा तो शेयर खरीदोगे कैसे? क्योंकि अच्छे वक्त में शेयर खरीदे नहीं जाते, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग उसको नहीं बोलते। वैल्यू इन्वेस्टिंग उसको बोलते हैं बुरे वक्त में आप शेयर का साथ दो, अच्छे वक्त में शेयर आपका साथ देगा। अगर कंपनी के कासा रेशियो की अगर मैं बात करूं, कासा रेशियो क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको पता करना है कि ये इसका मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर इसके लिए वीडियो बना के लेके आऊंगा मैं आपके लिए। देखिए कासा रेशियो, देखिए बहुत ही बढ़िया, टॉप क्लास, एकदम बढ़िया। देखिए कासा रेशियो 42%, मतलब 100 में से 42% इसके करंट अकाउंट है। तो और क्या चाहिए जनाब आपको? क्योंकि करंट अकाउंट अगर इतने होंगे तो इससे क्या होगा, सेविंग अकाउंट में बैंक को वो देना पड़ता है, अपना इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब 4% 3% जो भी अभी चल रहा होगा उसके हिसाब से। लेकिन कासा मतलब करंट अकाउंट पे बैंक को कुछ नहीं देना पड़ता, उसके चलते बैंक को डिपॉजिट भी ज्यादा मिल जाते हैं। अगर बैंक को डिपॉजिट ज्यादा मिल जाएंगे और बैंक उस पैसे को ज्यादा लोन पे देगा, तो बैंक का इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? है कि नहीं? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो देखिए अगर इसका कासा रेशियो इतना ज्यादा है, इसके ऊपर बैंक को कुछ इंटरेस्ट देना नहीं है, तो कासा रेशियो करंट अकाउंट बोलते हैं। करंट अकाउंट किसका होता है? जिनका धंधा होता है। और सेविंग अकाउंट किनका होता है? जिनका मतलब नॉर्मल, मतलब
हाउस वाइफ हो गए, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है, तो उसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते नहीं है, ज़्यादा इतना डिपॉजिट मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतना पैसा बैंक के पास आ जाता है कि मतलब बैंक को ये फुल अमाउंट लोन में दे सकती है बैंक, और इसके चलते ही इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज HDFC बैंक का ज्यादा है। अगर इसके एडिक्वेसी रेशियो की बात करो, मैं नहीं बोल रहा था आपको, इसका कंसिस्टेंसी देखो आप, हर साल 2% की तेजी देखने को मिल रही है। भाई साहब ये बैंक एक सोने पे सुहागा है, जितना सस्ते पे मिले ले लो, लेकिन हाँ यूं कि नहीं 1 साल तक तुमने ले लिया और बेच दिया। एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए 5 साल तक होल्ड करने का आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए। ये बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये बैंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, और 5 साल तो मिनिमम होल्ड होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका कितना भी हो सकता है। ये देखिए, ये इसकी जो बैलेंस शीट के अंदर कुछ चीज़ें जो मेरी टीम निकाल के लाती है, तो वो मैं आपको और दिखाने का प्रयास करता हूँ, और मैं मेरी टीम को पूरा लगा देता हूँ कि एक बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके लिए वो लाती रहे। तो देखिए, अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट की साइज देखिए एक बार, तो मतलब आप चौंक जाएंगे। 15,30,511 करोड़ की बैलेंस शीट की साइज है। देखिए 7 लाख करोड़ की तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और मार्केट के अलावा बुक वैल्यू देखिए आप जनाब, इसकी 15 लाख की इसकी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू नहीं, मतलब बैलेंस शीट की साइज है। मतलब ये दिखा रहा है कि ये बैंक कितना बड़ा है, इसमें कितनी कैपेसिटी है। अगर इसके हम कार्ड के अंदर बात करूं मैं आपकी, तो भाई साहब इसी कार्ड के अंदर भी एक लीडिंग प्लेयर है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ना इसका मार्केट शेयर कितना है कार्ड के अंदर, आप हैरान हो जाओगे। मतलब अगर आपका HDFC बैंक में अगर आपका सेविंग अकाउंट है, मैं आपको पूछ लेता हूँ, आपके पास क्रेडिट कार्ड इसका ना हो या डेबिट कार्ड इसका नहीं हो आपके पास, तो मैं मानूंगा ही नहीं कि आपका HDFC बैंक में अकाउंट है। मतलब एकदम लीडिंग प्लेयर, एकदम मार्केट को एकदम अट्रैक्टिव बना रखा है इन लोगों ने, और इन्होंने मतलब इतने सारे ऑफर्स लेके आ गए कि कस्टमर सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए अकाउंट खुलवाने आते हैं बैंक के अंदर। बोलो और क्या चाहिए? आप हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे देखोगे HDFC कार्ड 10% ऑफ, हर कार्ड पे। एप्पल के तो हर प्रोडक्ट पे आपको मिल जाएगा इसमें HDFC में। अब इसमें क्या आपको लग रहा होगा कि इसमें तो बैंक को घाटा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब टाइप होता है, इसके अंदर बैंक को मुनाफा होता है, कोई भी ऐसे ही प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलती है। तो इसलिए सीधी बात है, थोड़ा बिजनेस माइंड से आप सोचिए, आपको भी समझ में आएगा। अगर इसके बैंकिंग आउटलेट्स की बात करें तो देखिए लगभग 5,500 इसके बैंकिंग आउटलेट्स हैं, और 4 तो ओवरसीज में भी है। भाई साहब ये इंडिया में काम नहीं कर रहा, अभी बाहर भी काम करने लग गया है। धीरे धीरे जब ये और बाहर भी खोलने लग जाएगा अपनी ब्रांचेस, तो जब ओवरसीज में भी आपको लगभग 5,000 ब्रांचेस देखने को मिलेगी, जब बैंक कितना बड़ा हो जाएगा जरा सोचिए एक बार आप। ये आने वाले 10-15 सालों में ये आपको लगभग 20 लाख करोड़ का ये शेयर आपको मिलेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला, ऐसा मेरा मानना। भले ही ये लार्ज कैप हो गया है, क्या ये और नहीं बढ़ सकता? लोगों को लगता था MRF 7-8 हज़ार गया तो और नहीं बढ़ेगा, बड़ा वो 70,000 गया। ऐसा मत सोचो कि 1,400 का हो गया है तो 1,000 रुपये फिर से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 1,400 का है, 2,500 भी होएगा, 3,500 भी होएगा, 4,000 भी होएगा। लेकिन एक दिक्कत वाली बात यहाँ पे और आ गई। पहले जब आदित्य पुरी जी थे, जो कि 25 साल तक जिन्होंने इस बैंक को चलाया है, जब ये बैंक थोड़ा एकदम बढ़िया परफॉर्म जरूर किया है, लेकिन अब जो अगले MD और CEO आए हैं, वो कैसा बैंक को संभालते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या उनमें एक अच्छी कैपेसिटी है, क्या वो बैंक को अच्छे से आगे ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे, इस पर भी डिपेंड करता है। और अगर इसके तो आपको तो पता ही है लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए, ये लास्ट में अब आपको बता रहा हूं कि कौन से रेटों पे इस शेयर को लेना। देखिए आज 1405 पे क्लोज हुआ है, आज ही 30% की तेजी देखने को मिल गई है इस शेयर में। अगर 1 साल के हाई की बात करें तो 1305 का ही है।
मतलब अभी इसके अंदर थोड़ा इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन ये शेयर का अभी मेरे को पता है, आपको भी पता है कि 1420 का इसने अभी मारा है, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही मारा है। तो और अभी जो बैंक निफ्टी में जो तेजी देखने को मिली है, इसमें आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक का मेन रोल है, और इंडसइंड बैंक का भी मेन रोल है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक जो पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगर ये बैंक नहीं भागते तो बैंक निफ्टी नहीं भागता, क्योंकि मेन वेटेज ही इन बैंक का और इन्हीं का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी खासा ज्यादा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये किस प्राइस पे बाय करना चाहिए। देखिए, ये भी राइट प्राइस है, 1405 भी राइट प्राइस है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऐसा मेरा मानना है। लेकिन गिरेगा जरूर यहां से। अब ऐसा मत सोचिएगा कि यहां से गिरेगा नहीं। अरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लोगों को पूरा पोर्टफोलियो लाल में दिखता हुआ आ जाता है, उसी को तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लाल में है तू और खरीद। देखिए 1405 इसका मार्केट प्राइस चल रहा है अभी। अगर 1405 से ये शेयर अभी आपको सपोज ये शेयर अगर यहाँ से एक अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आ जाता है, मतलब एक बारी को ये 1300 आ जाता है, 1300 पे बाय करो, 1405 पे 10 शेयर बाय किए, मतलब अगर आपकी, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए आपको सपोज इसमें 100 शेयर खरीदना है, ठीक है, 100 शेयर की आपकी कैपेसिटी है, आप एचडीएफसी बैंक के आप खरीद सकते हो। आप अपना एग्जांपल के मतलब किसी की 5 होती है, किसी की 10 होती है, मैं 100 के हिसाब से ले रहा हूँ, तो आप उसके हिसाब से रेशियो देख लेना। देखिए 1405 आपको 100 शेयर खरीदना है, तो अभी 10 शेयर खरीद लो, 1405 पे 10 शेयर खरीद लिए। अब यूं की नहीं कि 1450 हो गया तो बेच दिया, ऐसा नहीं करना है। ऐसा तो आप क्या है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुछ भी इंडिकेटर्स वगैरह देख के कर सकते हो। 1450, 1405 पे 10 शेयर बाय कर लिए। अब एक बारी को यहां से गिर गया 1350 पे गिर गया ये, तो 20 शेयर और खरीद लो, ठीक है, 1350 पे गिर गया तो 20 शेयर और खरीद लो। अब उसके बाद आप सोचते रहोगे कि 1350 के बाद ये और नीचे आया ही नहीं, तो रुक जाओ, मत खरीदो, अपने क्या 30 शेयर पर खरीद लेना, बहुत है ना। फिर उसके बाद आप वेट करो। अगर एक बारी को मतलब एक बारी को ये शेयर सपोज फिर बाद में 1800-1900 चला गया, फिर उसके बाद फिर से 1500 1550 आ गया, तो 1500 1550 पे और बाय कर लो। फिर उसके बाद बाई चांस मतलब मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो उस वक्त है ना बाई चांस मार्केट से 1350 से भी नीचे आ गया, मतलब लगभग 1200 1250 आ गया, तो उस वक्त जम के बाइंग करो। उस अनसर्टेनिटी पे बाइंग करने की कैपेसिटी आज के टाइम पे मार्केट में जिसके पास है, वही एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न कमा पा रहा है। ऐसा आप जिनने आपको पता होगा, जिन्होंने मार्च में पैसा इन्वेस्ट किया है मार्केट के अंदर। तो देखिए एचडीएफसी बैंक हर प्राइस पे मेरे लिए तो बाय है। अगर आज इस साल के अंदर ये 1500 के नीचे भी अवेलेबल हो, तो उसमें भी इसको बाय करना बनता है, ऐसा मेरा मानना है। आपका, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो ये शेयर हमेशा के लिए अच्छा हो गया। भाई बैंक को एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। बाई चांस मैंने अभी बोल दिया, अभी मैं तो करंट परफॉर्मेंस को देख के बोल रहा हूँ। अगर आगे चल के बैंक एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाता है, तो उसमें मेरी गलती नहीं है ना। बैंक अगर ऐसा कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन ऐसा मेरे को लगता है कि बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा, बाई चांस अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो फिर वो मेरी गलती थोड़ी ना हुई, वो तो बैंक की गलती हुई। लेकिन मैं भी गलत हूं ना फिर, क्योंकि मैंने एक गलत एक्सपेक्टेशन दी। इसीलिए आप भी सोच समझ के अपना एनालिसिस कीजिए, सीखिए। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरी पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। और मतलब अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हम हमारी मेल आईडी भी दे देंगे, आप हमको मेल कर सकते हो, और मेल पे हम आपके सॉल्यूशन को भी पूरा मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं होप करता हूँ कि आपको एचडीएफसी बैंक के शेयर का एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपको, मैंने बहुत सारे बैंकिंग शेयरों का एनालिसिस पहले से कर लिया, तो मैंने ना डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसकी लिंक डाल रखी है, तो आप उसको जाके जरूर देख सकते हो। तो अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगी हो और किसी भी और भी शेयर का, बेझिझक बोलिए कि आपको इस शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए। कमेंट सेक्शन पर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट करोगे ना तो उससे मेरे को पता पड़ जाएगा, मैं उसके लिए भी आपके लिए एनालिसिस लेके आ जाऊंगा। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए और बस सपोर्ट चाहिए, बस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं, मतलब और अच्छी सारी चीज़ें लेके आ सकूं, जिससे कि आपको भी मजा आए और मेरे को भी मजा आए कि मेरी पब्लिक मेरे को पसंद कर रही है। तो और अपने दोस्तों
दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी मजा लेने दीजिए डेली स्टॉक के शेयर एनालिसिस का। ओके, थैंक यू।